और तो आज के अपन धारा घनत्व और अनुगमन वेग को फिर समझाता हूं एक बार और। देखिए कैसे हल करेंगे। ये चालक है गुण है ना, PQ एक धारावाही चालक है PQ, और इसमें इसकी लंबाई कितनी है, L है। इसके सिरों पर मैंने क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, A, ठीक है ना। तो अपन जैसा बोला ऐसे कैसे लिखेंगे, माना PQ एक धारावाही चालक है, क्या लिखेंगे, माना PQ एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है, चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, समझ में आ रहा ना। इसके सिरों पर पहले इसका क्या निकालें, अपन आयतन निकालें। तो आयतन बराबर कितना है, आयतन बराबर AL, ठीक है ना। माना चालक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है, तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E है, आवेश E है। तो चालक का कुल आवेश, चालक का कुल आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर है ना, Q बराबर कितना है, NeAl, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताओ बच्चों Vd हो, तो वेग बराबर दूरी बटा समय। यहाँ Vd बराबर इसकी दूरी L है और समय कितना है T। अब यहाँ से T का मान निकालेंगे, तो T बराबर कितना, L अपॉन Vd। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। अब चालक में बहने वाली धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित विद्युत धारा कितनी आ जाएगी, I बराबर कितना लिखेंगे, I बराबर Q बटा T। अब यहाँ I बराबर Q का मान रखें, कितना मान है Q का, NeAl बटा L बटा कितना है, तो L से L कट जाएगा, तो I बराबर कितना, NeAVd। ये जो आया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। 2017 तक यह पूछा था, 2017 में ये पूछा था कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखो। तो यहाँ तक अपन को हल करना है। अब धारा घनत्व पे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की किससे बच्चों, परिभाषा से। क्या परिभाषा है, J बराबर I बटा A, ये J बराबर I का मान NeAVd अपान A, A से A कट जाएगा, तो J बराबर कितना है, Ne into Vd। और यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। ये अपन ने कल भी हल कर लिया था, एक बार और बता दिया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुगमन
प्रतिलोमन वेग और धारा घनत्व में संबंध देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चैप्टर का। अगला है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। देखो आप प्रश्न देखो, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करो। ये आपकी जो प्रश्न बैंक दी थी उसमें भी बहुत बार पूछा दे रखा है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। तो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करो। पहले प्रश्न, प्रतिरोधों के कौन से संयोजन में बच्चों? श्रेणी संयोजन में। प्रतिरोध किसे कहते हैं मालूम है ना? किसे कहते हैं प्रतिरोध? चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध। अब अपन बात कर रहे हैं प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन? श्रेणी संयोजन। देखो इधर प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। कल सभी इस प्रश्न को 5 बार फिर से लिख के लाएंगे। संयोजन है ना? देखो कैसे करेंगे सर, बताए? करें स्टार्ट। देखिए अपने पास 3 प्रतिरोध मान लो। ये पहला, इसका मान कितना है? फिर अब तो आप प्रतिरोधों से खूब अच्छे से परिचित हो गए होंगे क्योंकि आपने कई बार इनमें प्रैक्टिकल कर चुके हो। R2 और आपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम में भी जोड़ लिया है इसे। अरे जोड़ा नहीं? और उसके बाद हमने यहाँ क्या लगा दिया इनके सिरों पर? ये सेल लगा दिया इसे, और ये क्या है? और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ ई और ये क्या है? P। इसको धारा इधर जाएगी। अब यहाँ जाने के बाद इसका विभव कितना हो जाएगा? होता है ना? इसके सिरों पर विभव और इसके सिरों पर विभव। मैंने 3 प्रतिरोध है, इनको किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कौन सी राशि सब पर समान होगी? विद्युत धारा या विद्युत धारा या आवेश। ठीक है ना? अब क्या लिखेंगे अपन? माना 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना 3 प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध बच्चों? प्रतिरोधों को इसमें जोड़ा है हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार के संयोजन में, है ना? क्या लिखेंगे? इस प्रकार के संयोजन में एक संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान समान का मान कैसा होगा? समान, और विभव का मान भिन्न होगा। वह विभव का मान कैसा होगा? भिन्न होगा। ठीक है, ये अपने थ्योरी लिखी। यहाँ से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों पर कौन सी राशि का मान समान होता है? तो धारा या आवेश भी लिख देंगे तो भी पेपर मान लेंगे, पर विद्युत धारा इसमें ज्यादा है। आवेश की बात करेंगे तो संधारित्र। ठीक है ना? अब क्या करें? पहले वाले यहाँ लिखेंगे R1 के सिरों पर विभव, R1 के सिरों पर विभव, सिरों पर कितना आएगा बच्चों? V1 बराबर R1I। ओम का नियम याद है अपन को? V बराबर कितना होता है? RI। यहाँ I तो सब में एक जैसी है, इसलिए अपन चेंज कर ही नहीं सकते हैं। फिर R2 के सिरों पर विभव, R2 के सिरों पर विभव कितना जाएगा? है V2 बराबर R2I। फिर R3 के V3 बराबर कितना गया? R3I। समझ में आ रहा? सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? नीचे लिखें यदि तुल्य विभव, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, तुल्य प्रतिरोध कितना हो? प्रतिरोध R हो तो V बराबर RI।
अब चित्र से देखिए आप, चित्र से ये 20 तीनों भागों में बटा है, V1 प्लस V3। अब इसका मान है RI, R1I प्लस R2I प्लस R3I। I कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा जो है श्रेणी में उनका सूत्र आ गया। इसका आगे अब यहाँ तक ही सिद्ध नहीं करना, आगे भी जाना। मान लीजिए ये जो R1 R3 का है 4 ओम 5 ओम 6 ओम लिखती है। अभी तो प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, तो हमने वहाँ जो तार जोड़े थे तो अलग अलग लेंथ के जोड़े थे, तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग हो जाएगा। तो हो सकता है इनका मान सबका अलग अलग हो, ये सब एक जैसी लंबाई के ले लेंगे तो सबका मान कैसा हो जाएगा, एक जैसा। माना इन प्रतिरोध, क्या लिखा है इसमें, माना कितने प्रतिरोध, एन प्रतिरोध जिनके मान समान हो, जिनके मान कैसे हो, समान हो, और उन्हें किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, क्रम में जोड़ा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो R डैश या R डैश बराबर R प्लस कितनी बार, n बार। तो RS बराबर कितना जाएगा, NR। नीचे भी कंक्लूजन लिखना चाहिए कि यदि प्रतिरोधों का मान बढ़ाना हो तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में, और घटाना हो तो अभी आगे चलेगा। प्रतिरोधों का मान बढ़ाना हो तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। समझ में आ रहा ना, और घटाना हो तो समांतर क्रम में। ये हो गया, समझ में आ गया सबको बढ़िया से। मिटा दे इसको, कर लोगे यार कि नहीं होगा। तो अब कौन सा प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन, समांतर संयोजन है ना। अब समांतर संयोजन में कैसे कनेक्ट करते देखना। समांतर संयोजन देखना आप इधर एक बार का समझ में आ जाएगा। जैसे ये अपना प्रतिरोध, दूसरा अपने यहाँ कनेक्ट कर दिया ऐसे, और तीसरा मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। आपको दो प्रतिरोध दिए थे मैंने वहां पर, तो दोनों का आपने दोनों सिरों को एक ही बिंदु से लगाया था, समांतर में लगाया था ना। अब यहाँ 3 हो तो फिर पास तीनों को ऐसे कर लेंगे। यहाँ एक अपने ये कनेक्ट कर दिया सेम, और एक कुंजी लगा दी, और यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया R1 और ये R2 और ये R3। देखो तीनों को एक ही सिरे से जोड़ रखा है और इसको एक बी सिरे से जोड़ रखा है, इसलिए सब पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। परंतु धारा इनके प्रतिरोधों के अनुपात में मिलने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका मान अलग अलग होंगे तो सब में धारा आई थी, तो यहाँ कुल धारा कितनी आई, माना 3 प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा आपने, समांतर है ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर इसका मान, विभव का मान समान होगा, विभव का मान समान होगा, तथा धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे, एक ही कॉल करें, R1 में एक में धारा निकालें। जैसे R1 में प्रवाहित धारा कितनी आएगी, I1 बराबर V बटा, फिर I2 बराबर V बटा, फिर I3 बराबर कितना, V बटे R। यदि तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, तो I बराबर, तो यहाँ I बराबर I1 प्लस
I2 प्लस, है ना, चित्र से यही दिख रहा है। अब I का मान कितना है, V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R3, यहाँ V बटे R, यहाँ V कॉमन, 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, तो V से V क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर आएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब अपन आगे ले रहे हैं यदि एन प्रतिरोध जिनके मान बराबर हो, कैसे हो, और उनको किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा RP 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा, है ना। अब कितना आ जाएगा 1 बटा RP इक्वल टू, है ना, एन टाइप में ले जाएंगे पर, तो कितना है 1 बटा, या RP बराबर R बटा, मतलब क्या हो गया, यदि प्रतिरोधों का मान घटाना हो तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, और बढ़ाना हो तो, सबको समझ में आया, बढ़िया। प्रतिरोधों के दोनों संयोजन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है वो आप लोगों को न्यूमेरिकल है। कौन कौन से न्यूमेरिकल है मैंने आपको दिए भी थे और आपने हल करे क्या, नहीं करे तो मैं बता देता हूँ। देखो लिखो, प्रश्न लिखो कि यदि एक तार को खींच कर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि तार को खींच करके उसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई की दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और मैं तो कहूँ आप 1 गुने से करो तो और आसान हो जाएगा। इससे करें, n गुने से करो, कैसे, यदि मीटरों में बोलता हूँ 1 गुना कर दो, 2 गुना नहीं करके कितना गुना करते बच्चों, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 1 गुनी कर दी जाए, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की कितनी गुनी कर दें, 1 गुनी कर दें, तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होगा। हाँ वो a स्क्वायर पे पर करेंगे कैसे, इधर देखो यहाँ लिखे, माना तार की प्रारंभिक लंबाई, माना तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L1 है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काट का क्षेत्रफल A है, काट का क्षेत्रफल A1 है ना, A1। अब अपन ने पढ़ा था कि तार का क्षेत्र प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसको अपन एक साथ ही लिख देंगे R1 बराबर L1 बटा, है ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, समझ में आ रहा ना। अब उसने क्या कहा, लंबाई को खींच रहे हो, तो आप देखिए यदि लंबाई को खींचेंगे तो उसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, परंतु एकांक आयतन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लिखेंगे, L2 बराबर उसने जो बोला है L1 अपन 2L1, अच्छा N ठीक है ना, n गुना कर रहा है, N हो जाएगा। अब आगे यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक या अंतिम आयतन बराबर प्रारंभिक आयतन, सॉरी अंतिम आयतन बराबर कितना बच्चों, प्रारंभिक आयतन। कैसे, तू तार को खींचेगा तो कैसे बदल जाएगा आयतन, एक मान लो पतला होगा तो मोटाई बढ़ जाएगी, जब भी मैं मोटा हूं और दुबला हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, बट क्या निश्चित देखना आप इस चीज को, किसी भी तार को अपन खींचेंगे तो जब उसको खींचेंगे तो उसका मोटापा कम होगा तो लंबा ज्यादा हो जाएगा, तो आयतन तो कांस्टेंट ही रहेगा पर, है ना। तो क्या लिखेंगे, अंतिम आयतन मतलब A1 L1 A2 L2 बराबर कितना, A1 L1। अब A2 का मान कितना है, N L1 बराबर कितना, तो A2 बराबर कितना, A1 L1
अपन ए डेल इससे ये कट गया तो A2 बराबर कितना आ गया A1 अपन ए। ठीक है, अब क्या करें R2 बराबर क्या हो जाएगा A2 अपन A2। अब R2 बराबर A2 का मान कितना है और इसका मान कितना A1 अपन ए। तो R2 बराबर n स्क्वायर L1 अपन तो R2 बराबर n स्क्वायर R, अर्थात उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई कितनी गुनी होगी n स्क्वायर होगी। अब प्रश्न कैसा भी पूछ ले आपको, इसमें दो प्रश्न तो मैं लिखा रहा हूँ आपको, उनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर अगर तुम्हारा किस्मत खराब और इससे अलावा भी कुछ आ जाए तो फिर करने की कोशिश करना। कौन कौन से प्रश्न देखो मैं बताता हूँ। लिखो आप, यदि किसी तार का किसी प्रश्न को हल करके बताऊंगा, किसी तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है 4 ओम है। कितना है बच्चों, ठीक है समझ में आ रहा ना कितना ओम है। अब यदि इसे खींचकर लंबाई को दुगनी कर दी जाए, लंबाई को कितनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। अब आपको देखो सीधा सीधा भी कर सकते हो और दोनों बार में, अगर वो 3 नंबर में पूछे तो पूरा हल करना चाहिए, और यदि वो कहते हैं हमको तो केवल गुना पूछना है कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट से तो लिखते हैं R2 बराबर कितना है n स्क्वायर R1 यहाँ दिया है, क्या दिया है बच्चों n बराबर 2 गुना और R1 बराबर कितना है 4 ओम, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुनी 4, तो R2 बराबर कितना हो गया 16 ओम, अर्थात उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे पूछ लिया है। अब यहाँ उसने कहा यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होगा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक अगर ऐसा पूछे प्रतिरोध का कितना गुना होगा, कितना गुना होगा, एक प्रश्न है ना। ये ऊपर वाली लाइन उसने हटा दिया, कौन सी ये, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होगा। तो इसका हल देखिए आप, यहाँ n बराबर कितना लिख दिया 2, तो R2 बराबर कितना लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुनी, तो R2 बराबर कितना लिख 4 बार, अर्थात नीचे लिखना पड़ेगा, अर्थात उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना होगा। हिंदी में भी लिख देता है कि उसको कंफ्यूजन नहीं रही कि इसने करा नहीं करा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, प्रश्न दोनों समझ में आ गए। 3 प्रश्न इसके अंदर थे, मैंने तीनों आपको हल करा दिए। यशस्वी समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखें, समझ में आ रहे हैं सारे प्रश्न। इसके बाद अगला जो है अति चालकता किसे कहते हैं, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न लिखो आप, अति चालकता किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से याद करेंगे ना, और इसके उपयोग लिखो। अगला प्रश्न देखना, अति चालकता किसे कहते हैं, कौन सा, मैंने बोला ध्यान रखना, अति चालकता इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखो। देखो इसकी खोज नीदरलैंड के प्रमुख वैज्ञानिक कैमरलिन होन्स ने की। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको ये याद होना चाहिए, खोज किसने की थी, नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिन होन्स, याद रह जाएगा, कैमरलिन होन्स, नीदरलैंड। हिंदी में कोई नाम नहीं है, हाँ क्या कैमरलिन होन्स लिखूं,
ऐसे हेमर बॉन्स यहाँ ऐसे केमरलिन बॉन्स ने की थी, ठीक है। अति चालकता की खोज किसने की थी? केमरलिन। केमिस्ट्री में भी है, आपका केमिस्ट्री में भी आता है अति चालकता की खोज किसने की। अब कहते हैं किसे अति चालकता? देखो बच्चों इधर देखना, कुछ पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं। अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ तथा पदार्थों के इस गुण को अति चालक कहते हैं। तो के इस गुण को क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। अति चालकता कहते हैं। कुछ पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं। मतलब जब उस पे अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद लाइफ टाइम तक उसमें ऐसे करंट फ्लो होता रहेगा। अगर अपन अति चालकता बना लेंगे, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, आप लोग उस पर गौर ही नहीं करते, है ना। जैसे लहर कर रहा है अभी, उसने कहा था मेरे को वो गेट, एक दिन अपन को वहाँ वर्चुअल क्लास में जो बताया था उन्होंने, उस गेट को लाना है और मुझे मेरे घर पे बजर बनाना है। मैं तो कहता हूँ आप सब बजर अपनी क्लास में बना लो ना। लड़का अंदर आया, साउंड बोलना चाहिए, लड़का बाहर गया, साउंड बोलना चाहिए। ऐसा बना सकते हैं कि बना सकते हैं? स्पीकर लगा हुआ है, तार लगेगा, इन तार को कनेक्शन उससे कर देना। हो सकता है इसकी शक्ति ज्यादा है तो बजने में दिक्कत आए, पर आपको ऐसा होना चाहिए कोई भी लड़का जैसे रूम के अंदर आया, कौन सा गेट लगाओ, है ना। दोनों गेट पे इनपुट लगा देना, बन जाएगा वापस, और 100% बनेगा। कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत समय है हमारे पास, और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देखे अभी, अच्छा लगा नहीं लगा आपको कि नहीं लगा? अब लैब में जाने लगे तो आपको लगा कि नहीं वास्तव में भी क्या जॉकी होती है, गैल्वेनोमीटर क्या है, कौन सी चीज है, विभव मापी क्या है ना। नहीं तो हमको एक कल्पना मात्र थी, विभव मापी क्या है तो होता होगा सर मेरे को क्या काम, मेरे को तो याद करने से काम। अब भाई याद करने से थोड़ी काम चलेगा, बस अपन विभव मापी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना विभव मापी क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा अति चालकता क्या है? कुछ पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ तथा पदार्थों के गुण को क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए आगे इसके उपयोग। सबसे पहला उपयोग सुपर कंप्यूटर बनाने में। पहला उपयोग क्या है? अति चालकता का उपयोग। अति चालकता का उपयोग सुपर कंप्यूटर बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है ना। पहला समझ में आ गया? अति चालकता का उपयोग काय बनाने में? सुपर कंप्यूटर। दूसरा उपयोग हाँ प्रबल चुंबक बनाने में, है ना। अति चालकता का उपयोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कई बार एग्जाम में पूछा है। अति चालकता का उपयोग शक्तिशाली चुंबक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक को बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। अगला हाँ अगला है तीसरा अति चालकता का उपयोग विद्युत शक्ति के संप्रेषण में। विद्युत शक्ति के
संप्रेषण। फिर चौथा धातु विज्ञान में, अतिचालक का उपयोग धातु विज्ञान में किया जाता है। बच्चों ये सारा प्रश्न यदि कर लिया तो 100% 3 नंबर में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और आसानी से आप याद कर सकते हैं। कठिन है क्या? अब इसके बाद अगला देखिए आप, वो ओमी और अनोमी परिपथ। ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। ओमी परिपथ किसे कहते हैं? जिसमें ओम का नियम लागू होता है। और जिसमें अनोमी किसे कहते हैं? जिसमें ओम का नियम लागू। अब ओम का नियम लागू होगा तो हम क्या करेंगे, जब एक ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर हमको सरल रेखा मिल जाएगी तो कह देंगे ओमी परिपथ। इधर देखो, बहुत अच्छी लड़की है ना योगिता, यू आर गुड गर्ल। हाँ, इसको बोलेंगे V। हमने क्या किया, विद्युत धारा और किसके बीच में, विभव के बीच में ग्राफ खींचा और सरल रेखा प्राप्त हो गई। तो ये कौन सी परिपथ का उदाहरण है? ओमी परिपथ। क्या नाम लिखा है इसका? ओमी परिपथ। अब ये ऐसा पूछा नहीं जाता है पर हमको ये मालूम होता है कि इसके उदाहरण कौन से हैं। तो सभी धातु में कौन कौन सी? हाँ, सोना चांदी। सिलिकॉन और जर्मेनियम की धातु पर हम उसको नहीं कहेंगे। अनोमी परिपथ वो जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। अब क्या होगा, ऐसी ग्राफ खींचे, इसमें लिखा है यदि धारा और रूपांतर की बीच ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी तो वो अनोमी परिपथ होगा। इसके उदाहरण देखो, एक तो डायोड। क्यों खींचा? डायोड का आपने देखा था ऐसा ग्राफ बना था। अरे बना था ना ऐसा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनका क्या है, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? घट जाता है ना। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। फिर अर्धचालक, एक और नाम लिख दो, अर्धचालक। फिर एक और क्या नाम है? सेल। सारे विद्युत अपघट्य में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं? NaCl, H2SO4, CuSO4, NH4Cl है। ये सारे विद्युत अपघट्य है। ये परिपथ है, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, हमने कहा जहां प्रतिरोध लगाना था, हेलो, हाँ हेलो, हाँ अभी थोड़ी देर बाद लगाओ ना। अब बात करें इसका प्रश्न का जवाब। हम ओम का नियम जब निकालते हैं तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ा था बच्चों? प्रतिरोध जोड़ा था। क्या जोड़ा था? और यहाँ हमने वोल्टमीटर लगाया। यहाँ तो सेल लगा दे कुछ, ठीक है। फिर यहाँ तो डायोड लगा दे, यहाँ सिलिकॉन का टुकड़ा जोड़ दे, जर्मेनियम पर फिर ग्राफ खींचेगा तो कभी भी उसको सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ओमी और अनोमी परिपथ के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या? इसको यही स्टॉप कर दे, हो जाएगा। थैंक यू। इसके बाद कल अपन आगे देखेंगे मंडे के दिन।